सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए। देखिए, इस कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ही इतने श्रेष्ठ हैं कि दोनों को ही भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिए। दोनों को बताइए कितने धन्य होंगे ये दोनों लोग। ठीक वैसे ही कल पांडवों के द्वारा विजय का जश, द्रौपदी के 5 पुत्रों का मान मर्दन, अश्वत्थामा को अभयदान, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, और जब गर्भ ने जन्म लिया तो नाम पड़ा परीक्षित। आज परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। देखिए, राजा कैसा होना चाहिए। राजा की विधि परीक्षित जी महाराज से सीख लीजिए। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में भेष बदल करके घूमते हैं, राजा बन के नहीं। आज तो व्यक्ति राजा क्या, राजा का पीए भी आएगा तो पहले सूचना कर देगा सिक्योरिटी लगाओ और व्यवस्थाएं ठीक करो। अधिक उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हम फिर बह जाते हैं, लोग फिर कहोगे कथा रह गई। तो इसलिए राजा के गुण क्या हैं वो परीक्षित जी महाराज से सीखिएगा। परीक्षित भी एक राजा हैं। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में भेष बदल करके घूमते हैं और अपनी प्रजा का पालन पोषण देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है, कौन दुखी है और कौन सुखी है। राजा की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से एक घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने घर को ठीक से चलाऊं, क्योंकि घर का मुखिया राजा, माता पिता या वृद्धजन होते हैं, ऐसे ही राज्य में भी एक राजा होता है। राजा की भी एक जिम्मेदारी होती है। इंसान वही है जो अपने बच्चों को बच्चा समझे तो समझे, लेकिन दूसरे के बच्चों को भी अपना समझे। मानवता यही कहती है। अभी धूप में 2 बच्चे खेल रहे हों, एक दूसरी माँ का हो, एक दूसरी माँ का हो। एक माँ जब बुलाएगी तो अपने बच्चे को बुलाएगी, दूसरे वाले को नहीं बुलाएगी। बेटा धूप में मत खेल, इधर आ जा। दूसरा खेले तो खेलता रहेगा। ये नहीं कहेगी बेटा दोनों आ जाओ। शायद ही ऐसी होती भी होंगी, लेकिन बहुत कम। शिष्टाचार ये कहता है कि हमको दोनों को बुलाना चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा ठीक दूसरे का बच्चा भी अपना ही बच्चा है। परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को चला रहे हैं। तो देखिए, जब राज्य मिलता है ना, जब किसी की सरकार आती है तो सबसे पहले वो खजाने को चेक करता है। क्यों जी, करता है कि नहीं, कि कोष में क्या है, आनंद लेने लायक को सौदा है भी इसमें कि नहीं। और ये राजा की और कोष की वहां की बात नहीं हो रही। एक छोटे स्तर से भी लोग या बड़े स्तर से तो कोष में हर जगह हमला होता है। घर में भी कोई व्यक्ति चला जाए तो पहले चाबी ढूंढी जाती है कि इसने चाबी कहां छुपा रखी है, पहले माल देख लो। ये तो गया ही नहीं। बाकी लोग आ गए तो फिर ये कहेंगे कि अरे आदि पड़ा है और तुम माल ढूंढ रहे हो। माल पर नजर सब जगह रहती है महाराज। आज परीक्षित जी महाराज भी जब राजा बने, राज्य को चलाने लगे, तो उन्होंने देखा कि मैं जरा देखूं तो सही मेरे पूर्वजों ने क्या छोड़ा है। पांडवों ने
पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र ही तो है। तो पूर्वजों की धरोहर को देखना चाहता है तो उसने अपने कोष को खोला। कोष को खोल करके देखा, खजाने से भरे पड़े महाराज, क्या कमी थी? माल तो बहुत था, लेकिन उसमें एक चमचमाता हुआ सोने का मुकुट दिखाई दिया। क्या? सोने का मुकुट। और पहले तो होते ही थे, आजकल तो शायद किसी के पास हो या ना हो भी विषय अलग है, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। खजाने में बहुत माल है, सोने का मुकुट देखा तो सोने को मुकुट को उठाया और अपने सर पर पहन करके देखा, देखो तो सही कितना अच्छा लग रहा हूं। बहुत अच्छे लग रहे थे महाराज। मुकुट सोने का, जा भला किसी के चेहरे पे आ जाए, किसी के सर पे आ जाए तो भला शोभा बिगड़ेगी या सुधरेगी? परीक्षित जी महाराज ने आज सोने का मुकुट पहना और पहन करके अपनी प्रजा के मध्य गए और उस मुकुट को पहन करके वो जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। पहले के राजा लोग शिकारी होते थे, बहुत शिकार खेलते थे, घुड़सवारी करते थे। आजकल के तो क्या करते हैं वो सब लोग जानते हैं, हम क्या बताएं। पर हमारी आदत खराब है, हम इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए आज कथा से इधर उधर नहीं जाएंगे। परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो जंगल में जाकर के देखते हैं कि एक बैल और एक गाय, दोनों बेचारे परेशान हैं। बैल कौन है? धर्म का स्वरूप है। गाय कौन है? पृथ्वी का स्वरूप है। दोनों ही परेशान हैं। परीक्षित ने कहा, अरे मेरे राज्य संभव नहीं, कदाचित नहीं हो सकता भाई। पूछा क्या परेशानी है? बोले महाराज कलयुग की वजह से हमारी ये दुर्दशा हो गई है। अच्छा, मेरे राज्य में कलयुग की इतनी हिम्मत? देखिए, एक युग को चेतावनी दे दी परीक्षित ने और निकाली तलवार और मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब परीक्षित जी महाराज राज सिंहासन पर बैठे थे तो पूर्वजों ने केवल एक ही सलाह दी थी, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने कहा था कि मैं तो बालक हूं, मुझे राज्य चलाना नहीं आता, मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं राज्य को चला सकूं। देखिए, कुर्सी पे बैठने से पहले उसके गुण ले लेने चाहिए। कुर्सी तो हर किसी को मिल जाती है, लेकिन संभालना मुश्किल होता है। कुर्सी पर बैठ करके अधर्म न हो जाए हमसे। राजा के द्वारा अगर अधर्म होता है ना, तो फिर राजा कहां जाता है पता है आपको? बताऊं? रामचरितमानस के माध्यम से बता देता हूं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, ओ जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा कहां जाता है पता है आपको? हम नहीं कह रहे भैया,
गोस्वामी जी महाराज लिख के चले गए, वो हमने पढ़ा है, वो आपको बता रहे हैं। वो नृप अवश्य, ऐसा नहीं है कि संदेह हो ना, अवश्य नरक अधिकारी। आजकल के राजाओं का हिसाब लगा लेना, कहाँ जाएंगे, कितनी प्रजा सुखी है और कितनी प्रजा दुखी है। राजा तो आज भी हैं, अपने अपने क्षेत्र के भी राजा हैं, स्टेट के भी राजा हैं, प्रांत के भी राजा हैं और देश के भी राजा हैं। अच्छा कर रहा है उसे अच्छा मिलेगा, और जो बुरा कर रहा है उसको बुरा भी मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से आए महाराज? बबूल का पेड़ लगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाला।